अच्छा, हम लोगों ने लास्ट टॉपिक हम भी चल रहा था हमारा क्वांटम नंबर्स ना, तो हम क्वांटम नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग थे ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स के ऊपर, ठीक है। तो क्वांटम नंबर्स की हम लोगों ने डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ी। अगर हमें इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है तो हम क्वांटम नंबर की हेल्प लेते हैं। क्वांटम नंबर ये बताता है हमें कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, उसका रेडियस कितना है, एनर्जी कितनी है, ठीक है, और कितने डिस्टेंस पर है वो। उसके बाद ये बताता है कि उसमें कितने सबशेल्स हैं, सबशेल की शेप क्या है, और कितनी उसके पास चॉइसेस हैं कि अपने आप को इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करवा सके वो। और लास्ट में इलेक्ट्रॉन स्पिन मूव करेगा या फिर वो स्पिन का मतलब कि क्लॉकवाइज मूव करेगा या एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो इसमें नंबर वन देखा हम लोगों ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या था, ऐसा क्वांटम नंबर जो ये बताए कि इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से कितना दूर है, ठीक है। और सेकंड वो ये भी बताएगा कि उसका ऑर्बिटल का साइज और एनर्जी कितनी है। N1, N2, N3, N4 ये जाहिर कर रहा है कि इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, वेरिएबल, किस पर डिपेंड करता है, कोफिशिएंट के ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये पढ़ लिया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद हम लोग ने मूव किया अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर को सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ ये चैट में। सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, ठीक है। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर इज आल्सो नोन एज सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। ऐसा क्वांटम नंबर जो ये बताए कि इलेक्ट्रॉन जिस शेल में है उसके अंदर जो सब शेल्स हैं उनकी शेप कैसी है। इसकी वैल्यू क्या होती है, एल इक्वल्स टू एन माइनस वन, ठीक है। एस पी डी एफ के लिए अगर हम N1, N2, N3, N4 पुट करेंगे तो एस के लिए आंसर आएगा 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। ये तमाम वैल्यूज क्या होती हैं, फिक्स। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे कर ले भाई। किसी का अगर सवाल कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो मुझसे कर सकता है वो। तो सिंपल सी बात है, कोई सवाल किसी का जरा चैट बॉक्स में देखते हैं हम। नहीं है, ठीक है। देखें, अब सिंपल ये है कि ना अगर किसी भी ऑर्बिटल के लिए अजिमुथल L0 होता है तो वो स्फेरिकल शेप का होगा, वो बिलोंग कर रहा है एस ऑर्बिटल से। किसी भी सबशेल के लिए अजिमुथल 1 होता है तो वो बिलोंग कर रहा होगा पी सबशेल से, और ये शेप कैसी होती है, डम्पल। किसी भी ऑर्बिटल के लिए अजिमुथल अगर 2 होता है तो वो बिलोंग कर रहा होता है किससे, डबल डम्पल शेप से, और वो किसकी होती है, डी सबशेल की, डी ऑर्बिटल की। और एफ का स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। फिर एक बात याद कीजिएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वेरिएबल होता है, डिपेंड करता है कोफिशिएंट के ऊपर। बाकी तमाम क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, फिक्स, कांस्टेंट। L0 एस के लिए, L1 पी के लिए, L2 डी के लिए और L3 एफ के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और है, ठीक है। एसपीडीएफ को एसपीडीएफ नाम रखने की वजह क्या है, ए बी सी डी भी रख सकते थे, आसान हो जाता पढ़ना हमारे लिए, लेकिन वजह क्या है जरा मैं चैट बॉक्स में भी लिख दूंगा, जरा गौर से देखिएगा इसको। देखिए, एस को एस ऑर्बिटल को कहते हैं। एस का मतलब होता है शार्प लाइंस, एस मींस शार्प लाइंस। पी का मतलब प्रिंसिपल लाइंस, एस मींस शार्प लाइंस, पी का मतलब प्रिंसिपल लाइंस। इसके बाद डी, डी मींस डिफ्यूजिव लाइंस। मैं चैट में लिख भी रहा हूं, ये देखते रहिएगा आप लोग। एस शार्प लाइंस, पी प्रिंसिपल लाइंस, डी डिफ्यूजिव लाइंस और एफ
फंडामेंटल लाइंस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद होनी चाहिए कि भाई SPDF का मतलब क्या होता है। S का मतलब होता है शार्प लाइंस, तो S ऑर्बिटल कहा गया। P का मतलब होता है प्रिंसिपल लाइंस, तो P ऑर्बिटल कहा गया। D का मतलब होता है डिफ्यूजिव लाइंस, तो D ऑर्बिटल कहा गया। और F का मतलब होता है फंडामेंटल लाइंस, तो क्या कहा गया इसको, F ऑर्बिटल। अच्छा, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, मुझे बताएं भाई फंडामेंटल कलर कौन से होते हैं। ये आप लोगों से सवाल है, जल्दी से जरा चैट बॉक्स में आंसर करें, फंडामेंटल कलर्स कौन से होते हैं। फंडामेंटल जरा कलर बताइएगा आप लोग, फंडामेंटल्स कलर कौन कौन से होते हैं, किसी को मालूम है? अगर नहीं मालूम तो फिलहाल नो भी लिख सकता है, जल्दी से बताएं। अल्फिया का आंसर है रेड येलो ग्रीन, कोई और ट्राई करे भाई। नहीं, नौरीन बिल्कुल नहीं। नहीं, देखें अल्फिया तुक्के नहीं लगाए आप, आपने दो कलर सही बताए सिर्फ। देखें आप लोग टीवी वगैरह अगर देखते हैं गौर से, उसके प्रोग्राम्स के बजाय जो टीवी में स्पेसिफिकेशन लिखी होती हैं, अगर टीवी को बंद कर दें तो आपको कलर नजर आ जाएंगे। नहीं, विब्योर्स नहीं है, विब्योर्स नहीं है भाई। रेड ब्लू येलो नहीं। प्राइमरी कलर क्या होता है भाई, दूसरा बात है, ये प्राइमरी कलर तो मतलब कलर के नाम बताएं। नहीं, सिर्फ फंडामेंटल कलर्स बोला है ना, एक कलर थोड़ी बोला आपने। तीन बताएं, तीन कलर है वैसे, फंडामेंटल कलर तीन है और बड़े मशहूर कलर हैं ये। हाँ, नौरीन आजम, बिल्कुल सही कहा। RGB, ये होते हैं RGB, रेड ग्रीन ब्लू, इसको कहते हैं RGB, ठीक है। तो होता है ये है कि जो टीवी पर कलर्स होते हैं ना, उसमें छोटे छोटे डॉट पड़े होंगे या कलर की लाइंस होती हैं, तीन कलर होते हैं RGB, रेड ग्रीन ब्लू, ये तीन कलर्स हैं RGB, बस याद रखिएगा, ये अपनी जनरल नॉलेज के लिए है। जिस तरीके से फंडामेंटल लाइंस हैं, डिफ्यूजिव लाइंस हैं, प्रिंसिपल लाइंस हैं, शार्प लाइंस हैं, इसी तरीके से RGB कलर होता है। तो नौरीन अदीम जो है वो इनको मिलते हैं 50 रुपए का बैलेंस। चलें भाई आगे चलते हैं। माँ खाली वीडियो बार बार। नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, ठीक है। अभी तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है मुझसे वो, अभी तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, जल्दी लिख दें ताकि मैं उसका आंसर कर दूं, देन हम लोग मूव करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के ऊपर। चलें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है। अच्छा, बहुत आसान वर्डिंग है, अगर मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊं आपको, ऐसा क्वांटम नंबर जो ये बताए कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में है उसमें कितनी नंबर ऑफ चॉइसेस हैं। हाँ, प्राइमरी कलर थोड़ी बोला मैंने, फंडामेंटल बोला है, RGB होते हैं। देखें, बाद बात ऐसा होता है कि RGB होता है कलर, ठीक है। उसमें ऐसा होता है जब कार्ट्रिज खोलते हैं ना तो येलो भी शामिल किया जाता है ताकि कलर की इंटेंसिटी को कम या ज्यादा कर सकें। अदरवाइज अगर हम टीवी वगैरह में देखें तो ये तीन कलर होते हैं, रेड ब्लू और ग्रीन, तीन कलर होते हैं, ठीक है। येलो शामिल करके उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, कम करते हैं, लेकिन RGB कहा जाता है फंडामेंटल कलर। चलें खैर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, ये जाहिर करता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब सिंपल ये होता है कि ये बताता है चॉइसेस। अच्छा, मुझे एक सवाल का आंसर दें, ऐसा करते हैं यहाँ पर, मुझे एक सवाल का आंसर ये दें कि अगर आपके पास एक चॉइस हो, अगर आपके पास एक चॉइस हो तो कितनी पोजीशंस होंगी। अगर आपके पास एक चॉइस हो तो पोजीशंस कितनी होंगी, जल्दी से बताएं।
अगर हमारे पास एक चॉइस होगा तो कितनी पोजीशंस होंगी? आंसर आ गया है नौरीन आजम 3। शाबाश। जरा देखते हैं अभी। जी भाई, अगर आपके पास एक चॉइस हो तो कितनी पोजीशन होंगी? एक ने तो आंसर कर दिया है, जल्दी जल्दी आंसर करें भाई, शाबाश। अगर आपके पास एक चॉइस है तो हाउ मेनी पोजीशंस डू यू हैव? अजीम, ओके, ठीक है, सही है, नौरीन अजीम। तो मैं जरा लैपटॉप से दूर बैठा हूँ तो मैंने लग रहा था नौरीन आजम, नौरीन अजीम। अरे भाई मैंने ये कहा जी एक चॉइस है खलीफा, आपके पास एक चॉइस है तो पोजीशंस कितनी होंगी? आप क्लास में आई और क्लास में आप ना सर्च कर रही सीट, तो आपके पास चॉइस एक है तो कितनी पोजीशंस हुई? जल्दी से 10 सेकंड है आप लोग के पास आंसर करने के लिए। चैट बॉक्स में लिखें। सिर्फ नौरीन अजीम ने आंसर दिया बस। किसी ने भी आंसर नहीं किया और सबके समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन सिंपल ये है कि आप अगर क्लास में आती हैं और क्लास में आपके पास एक चॉइस है बैठने के लिए, तो पोजीशंस कितनी होंगी? जल्दी से दिमाग चलाएं आप लोग, जल्दी जल्दी भाई, नहीं तो मैं आंसर देता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा, देखें फायदा नहीं होगा। आप लोग भी थोड़ा सोचें। चलें बता देते हैं, तो आपके पास होंगी, क्वेश्चन समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्वेश्चन सिर्फ सिंपल सा है कि आपके पास एक चॉइस है तो पोजीशंस कितनी है? कोई चॉइस नहीं है तो पोजीशन कितनी है? कोई चॉइस नहीं है तो एक पोजीशन है। एक चॉइस है तो दो पोजीशंस हैं आपके पास, या तो एक जगह बैठ गए या दूसरी जगह बैठ गए। अगर एक चॉइस है आपके पास तो इसका मतलब दो पोजीशंस हैं। और अगर कोई चॉइस नहीं है भाई, आपसे कहते हैं कोई चॉइस नहीं है आपके पास, इट मींस दैट आपके पास एक ही पोजीशन है, वहीं बैठना है। ठीक है, समझ में आ गया आंसर? तो इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं ना, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताता है कि हाउ मेनी चॉइसेस अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रॉन टू अकोमोडेट इन एनी सबशेल। जब इलेक्ट्रॉन एस में आता है तो एस में अजिमुथल 0 है। अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लाइज करता है -L2 + L। जीरो रखेंगे जब -L2 + L में तो तीन पोजीशंस आएंगी, -0 +0 और 0। -0 +0 कोई चीज नहीं होती, इसका मतलब एस में हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। कोई चॉइस नहीं, इट मींस दैट एक पोजीशन अवेलेबल है। अगर पी में इलेक्ट्रॉन आएगा तो पी के लिए अजिमुथल कितना होता है? 1। जब 1 पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर -L2 + L, तो तीन पोजीशन आएंगी, -1 0 +1। -1 0 +1 का मतलब px py pz। तो इलेक्ट्रॉन के पास तीन चॉइसेस अवेलेबल हैं। जब डी में इलेक्ट्रॉन आएगा तो डी के लिए अजिमुथल कितना होता है? 2। जब 2 पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर, -2 -1 0 +1 +2, ये जाहिर कर रहा है डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं, dxy dyz dxz dx2 y2 dz2। 5 ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, इसका मतलब सिंपल क्या हो गया हमारे पास, ए डी के अंदर 5 चॉइसेस अवेलेबल हैं। और एफ के लिए अजिमुथल होता है 3। जब 3 पुट करते हैं तो -3 to +3 हमारे पास 7 पोजीशंस बनती हैं। तो एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। सिंपल वर्ड में ये बताता है ऑर्बिटल्स कितने हैं। एस में कोई ऑर्बिटल नहीं होता, कोई चॉइस नहीं है। पी में 3 ऑर्बिटल हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। डी के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं और एफ में 7 ऑर्बिटल हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में किसी का कोई सवाल? जल्दी से क्वेश्चन पूछें। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से कर लें आप लोग, शाबाश। देखिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में कोई सवाल नहीं है, ठीक है, नौरीन अजीम कोई सवाल नहीं है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स स्पिन क्वांटम नंबर।
फर्स्ट कौन सा रिपीट करें भाई हशाम अली, फर्स्ट कौन सा रिपीट करें, फर्स्ट क्या मतलब, फर्स्ट कौन सा, एस के लिए पूछ रहे हैं आप? अच्छा अजिंथोल में फर्स्ट देखिए, अजिंथोल में फर्स्ट, एस के लिए अजिंथोल कितना है, 0। असल में हमारे पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज होती है ना, वो होती है -L2 +L। कोई नंबर फ्रैक्शन में नहीं आएगा। -L2 +L का मतलब -0, 0 और +0। -0 +0 कोई चीज नहीं होती। जब इलेक्ट्रॉन एस में आएगा तो एस में कोई ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता। ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। अजिंथोल से पहले वाला, अजिंथोल से पहले वाला कौन सा बोल रहे हैं हशाम भाई, बताएं, नाम बताएं। अजिंथोल से पहले वाला तो प्रिंसिपल था, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो हम लोग अभी अच्छा खासा पढ़ चुके हैं पहले भी। जो क्लास 3:30 पे 4 बजे थी उसमें ही पढ़ लिया था हम लोगों ने अजिंथोल को, प्रिंसिपल तो। चले मैग्नेटिक की डेफिनेशन, सच क्वांटम नंबर विच इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस अवेलेबल इन सब शेल। एक डेफिनेशन ये हो गई, ऐसा क्वांटम नंबर जो ये बताए कि सब शेल में कितनी चॉइसेस हैं। दूसरी डेफिनेशन, ऐसा क्वांटम नंबर जो ये बताए कि हमारे पास ऑर्बिटल हैं, कितने ऑर्बिटल अवेलेबल हैं सब शेल के अंदर। या ऐसा क्वांटम नंबर जो ये बताए कि जो हमारे पास सब शेल्स हैं उनकी ओरिएंटेशन क्या है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ चॉइसेस अवेलेबल, आसान लफ्ज वर्डिंग। ओके ओके हाँ शाम, ठीक है, बाद में पूछ लीजिएगा। अभी यहाँ तक, इधर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तक और कोई मसला किसी को? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तक कोई और प्रॉब्लम किसी को भाई? नहीं तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए मैग्नेटिक के बाद ना हम अगर आगे मूव करें तो कौन सा आएगा, स्पिन क्वांटम नंबर। ऐसा क्वांटम नंबर जो ये बताए कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल में आएगा तो उसकी स्पिन क्या होगी। स्पिन दो टाइप्स की है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये फर्ज कर लिया गया है कि हमेशा पॉजिटिव हाफ स्पिन को हम क्लॉकवाइज स्पिन कहेंगे और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को हम माइनस हाफ स्पिन कहेंगे। तो आसान सी बात है, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में आएगा तो उसकी दो स्पिन हो सकती हैं, दो से ज्यादा स्पिन नहीं होंगी। या तो वो क्लॉक मूव करेगा या तो वो एंटी क्लॉक मूव करेगा। तो यहाँ पर हमने क्वांटम नंबर्स एंड कर दिए। अब कोई सवाल क्वांटम नंबर्स में? कोई क्वेश्चन आप लोगों का क्वांटम नंबर्स के अंदर? अलीफिया क्लियर, चले ठीक है। और किसी का कोई सवाल? 10 सेकंड दे रहा हूँ आप लोगों में, कि अगर कोई क्लियर है तो सवाल ठीक है, नहीं तो आप मुझसे पूछें दोबारा। देखें सिंपल ये था कि स्पिन का मतलब ये होता है, जब आप क्लास में जाएंगे सीट पर, या तो बोर्ड की तरफ मुंह करके बैठें या बोर्ड के अपोजिट मुंह करके बैठें। ठीक है। बोर्ड के अपोजिट मूव करने का मतलब है कि आपको क्लास समझ नहीं आ रही, और बोर्ड की तरफ मूव करके बैठी हूँ तो उसका मतलब क्लास समझ में आ रही है। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन जाता है ना किसी भी सब शेल के अंदर, तो उसके पास स्पिन होती है दो टाइप की। या तो वो अपने आप को क्लॉकवाइज घुमाता है, क्लॉक अभी देखी है आपने, क्लॉक के निडल, जो क्लॉक की सुइयां मूव करती हैं वो क्लॉकवाइज मूव करती हैं। या तो वो उल्टा मूव करेगा, एंटी क्लॉक। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी सब शेल के अंदर होगा तो अपने आप को दो तरीकों से वो स्पिन करवा सकता है, एक क्लॉक, दूसरा एंटी क्लॉक। तीसरी इसके पास कोई कंडीशन नहीं। ठीक है, क्लियर? यहां तक अगर क्लियर हो गया तो हम आगे मूव करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैंने वीडियो आप लोगों को सेंड की थी, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं आगे वीडियोस की तरफ। देखिए बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं बराए मेहरबानी वो ना वीडियो तेजी के साथ देखना स्टार्ट करें। हमारे पास चैप्टर बहुत सारे हैं, अपना थोड़ा तेज चलना पड़ेगा।
एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर बहुत शॉर्टकट तरीके से सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया जाता है ताकि आप लोग यूनिवर्सिटीज के जो पेपर्स हों, ठीक है, मल्टीपल चॉइस होते हैं, वो आप मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकें एक क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसी को कोई थॉरली पूछना है, थॉरली मसला है, तो वो मेरी पूरी पूरी वीडियोस बनाता हूँ, वो देख लीजिएगा, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब हम तेजी के साथ जाएंगे, और अगर मुझे ना लगेगा कोई टॉपिक लेंदी है तो यकीनन मैं उसकी वीडियो बना के सेंड कर दूंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। और पूरा दिन होता है आप लोग के पास, आप लोग बैठ के डेली बेसिस पर एक वीडियो देखिएगा, मैं डेली बेसिस पर एक वीडियो आप लोगों को सेंड करूँगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं सिंपल वर्ड में? इलेक्ट्रॉन का अपने शेल सबशेल में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के लिहाज से फिल होने का प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल और सबशेल with respect to increasing order of energy is called electronic configuration। मैं अभी बहुत स्लो स्लो आगे जा रहा हूँ ताकि सबकी समझ में आ जाए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कुछ रूल्स। सबसे पहले पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, सेकंड ऑब्वो प्रिंसिपल है, थर्ड N+L रूल है, और फोर्थ होन्स रूल है। ये 4 रूल्स हैं। 4 रूल्स की बाकायदा स्टडी करते हैं हम लोग, अभी हम पढ़ लेंगे स्लाइड पर, और जैसे स्लाइड एंड होंगी मैं आप लोगों को वीडियो शेयर कर दूंगा इसकी, ठीक है। अच्छा ठीक है ना। हाँ, मैं ये देख लूंगा कि मैंने ना कौन सी वीडियो शेयर नहीं की। तो मैं ये देख लूंगा कि मैंने कौन सी वीडियो शेयर नहीं की, ठीक है। और मैं वो यकीनन देखें, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको तमाम मटेरियल मैं दूंगा आप लोगों को, लेकिन बस आप लोगों से गुजारिश ये है कि जो जो मैं मटेरियल देता जाऊं, बराए मेहरबानी थोड़ा टाइम निकाल लें। मुझे मालूम है कि आप लोग सारे बिजी पर्सनालिटीज हैं, बहुत काम होते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो उसमें से थोड़ा सा स्केड्यूल में से एक थोड़ा सा टाइम निकालें पढ़ाई का, और ना आप बहुत तेजी के साथ पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू करें। वजह ये कि अब शॉर्टकट टेक्निक्स हमारे पास थ्योरी, फिर अभी मैं असाइनमेंट और टेस्ट देने स्टार्ट करूंगा ना, तो फिर आप लोगों के पास टाइम बचेगा नहीं, ठीक। अभी मैं खाली वीडियो शेयरिंग कर रहा हूँ ताकि आप लोग के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसके बाद फिर देखें शॉर्टकट टेक्निक किस तरह सिखाऊंगा मैं। पहले मैं सिखा दूंगा आप लोग को लॉन्ग कट टेक्निक, ठीक है। अच्छा अभी एक बात और, अभी मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 5, मैंने पहले भी कहा था चैप्टर नंबर 5 सेंड किया है ना। जो आसान आसान सी थ्योरीज हैं वो आप, जो मैं वीडियो सेंड कर रहा हूँ उससे समझें। फिर मैंने अभी दोनों न्यूमेरिकल्स के ट्रिक भी अपलोड किए हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको रात तक इंशाल्लाह ना आप लोगों को सेंड कर दूंगा। 10-10 मिनट की वीडियो होती है, ज्यादा भी नहीं। आप अपने यूट्यूब के ऊपर 720 पिक्सल्स के ऊपर कंप्लीटली देखें, वो कंप्लीटली वीडियो समझ में आ जाएंगी आप लोग। उसमें कोई भी मसला हो किसी भी पॉइंट पर आप लिखें, और नेक्स्ट क्लास जो होगी, जरूरी नहीं क्लास हो आप पूछें, अरे भाई व्हाट्सअप कर दें आप लोग, ग्रुप पे डाल दें, तो मैं आंसर कर दूंगा आप लोग, ठीक है। कोई मसला किसी को क्लियर है? कोई मसला तो नहीं हो रहा किसी को? भाई प्रॉब्लम तो नहीं है कोई? जल्दी पूछें, अदरवाइज हम आगे रूल की तरफ पढ़ने के लिए जा रहे हैं।
किसी का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया? बिस्मा, नौरी, नजीम, अलीफिया और जो बाकी पार्टिसिपेंट है हमारे पास, अशाम, मुकद्दस, ताजवर, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कुछ बोलते ही नहीं है। चलें, क्लियर हो गया। अच्छा, जैसी मीटिंग अगर ऑफ होगी ना, आप इसी आईडी से दोबारा लॉग इन हो जाएंगे, ठीक है? चलें, खैर, ठीक है, अच्छी बात। अब देखिए, हम लोग स्टार्ट करने आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल। नंबर 1 क्या है इसके अंदर? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जल्दी से जरा, आप लोग के पास सिर्फ 10 सेकंड है, 10 से 15 सेकंड है, इसको जरा पढ़िएगा, फिर मैं आप लोगों को डिफाइन करता हूँ। जल्दी से, शाबाश। जैसे ही आप लोग पढ़ लें, डन का मैसेज कर दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने पढ़ लिया। एक बार पढ़ लेंगे, समझ में नहीं आएगा कोई मसला नहीं, मैं समझा दूंगा आप लोग। जल्दी देखिए भाई, शाबाश, डन हो गया, ठीक है। बिस्मा ने तो पढ़ लिया, बाकी सबने पढ़ लिया मैसेज, सॉरी स्लाइड पढ़ ली बाकी सबने? चलें, ठीक है, ठीक है। अब देखें, पॉली क्या कहता है? पॉली सिंपल ये कहता है, अगर दो इलेक्ट्रॉन, सही है, ठीक है, ताजमहल ने भी पढ़ लिया, बेहतरीन हो गया। अगर हम दो इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर की वैल्यू मालूम करें, तो सारे के सारे सेम नहीं हो सकते। मतलब ये कि एक डिफरेंट होगा, इसने उसका नीचे जो अकॉर्डिंग टू पॉली, ठीक है? इसका मतलब क्या है? अच्छा, आवाज रुक रही है, और किस किस को लग रहा है कि मेरी आवाज रुक रही है भाई? आप क्लियर है आवाज? चेक करें जरा साउंड। अभी भी रुकी हुई है आवाज? अच्छा, देखें, अब तो नेट कनेक्टिविटी मैंने बहुत हाई की हुई है, और अभी भी अगर रुक रही है आवाज, चलें, खैर, अब जो चीज रुक जाती है उसको हम आ, आगे बढ़ा नहीं सकते, लेकिन ये कि हम अपना लेक्चर आगे बढ़ा देंगे। चलें, अब सही हो गई भाई, योसरा बासित ने बोल दिया अब सही हो गई, तो अब सबके पास सही हो जानी चाहिए। सिंपल ये कह रहे हैं कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। एक यकीनन डिफरेंट होगा, वो कौन सा होगा जरा आगे देखते हैं, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल, हमने फर्स्ट कर लिए, दो एग्जाम्पल ले लिए हमने। दो एग्जाम्पल क्या है? पहले एग्जाम्पल देखें। पहले एग्जाम्पल है कि एक एटम के पास दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसके पास एटॉमिक नंबर कितना है? 2। एक एटम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2। सही है भाई? तो 1s2 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का नाम दिया हमने E1, दूसरे इलेक्ट्रॉन का नाम दिया हमने E2। क्लियर? अब उसके लिए इन चार क्वांटम नंबर की वैल्यूज निकालनी है। 1s1 का मतलब, 1s2 का मतलब है कि 1 जाहिर कर रहा है किसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। 1 जाहिर कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, तो E1 के लिए भी n1 है और E2 के लिए भी n1 है, ठीक है? और जब ये n पुट करेंगे हम किसके लिए? अजिमुथल के लिए। अजिमुथल भी दोनों के लिए 0 आ गया, मैग्नेटिक भी 0 आ गया। मैग्नेटिक तक कोई मसला किसी को? फोर्थ एग्जाम्पल कर रहे हैं हम लोग अभी। फोर्थ एग्जाम्पल में Z एटॉमिक नंबर 2 गिवन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2।
एक इलेक्ट्रॉन का नाम E1, दूसरा इलेक्ट्रॉन का नाम E2। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस पर डिपेंड करता है? कोफिशिएंट के ऊपर। दोनों के लिए n11 आ गया। अजिमुथल s ऑर्बिटल के लिए 0, तो दोनों s ऑर्बिटल में 0 0 हो गए। s के लिए मैग्नेटिक भी 0 होता है, अभी हमने देखा था -l टू +l, -0 +0 कोई चीज नहीं होती, 0 0 हो गया। इसका मतलब 3 क्वांटम नंबर सेम हो गए, चौथा ये किधर डिफरेंट होगा, वो कौन सा है? स्पिन। अगर एक इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा होगा क्लॉकवाइज, तो दूसरे की स्पिन कैसे होगी? एंटी क्लॉक। एक पॉजिटिव हाफ है क्लॉकवाइज, दूसरा नेगेटिव हाफ एंटी क्लॉकवाइज। इसमें कोई मसला किसी को? पहली एग्जाम्पल में अगर कोई भी क्वेश्चन है, जल्दी शाबाश भाई, कोई इसमें मसला नहीं है। किसी को समझ नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दोबारा पूछ सकता है। और अच्छी बात यह है कि मैंने पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बाकायदा पूरी वीडियो बना के बोर्ड पे समझाया है, वो भी इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा। इसलिए कह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी तरह हम लोग ये पढ़ते हैं, तो फायदा यह है कि मैंने तमाम लेक्चर्स ना डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई है, ताकि वो स्टूडेंट जिनको प्रॉब्लम होती है वो कंप्लीटली वीडियो देख लें। और यकीनन ये लेक्चर भी शेयर होगा, लेकिन उस वीडियो लेक्चर के अंदर कोई इंटरप्शन नहीं होगी, वो जस्ट लेक्चर चलता चला जाएगा और उसके अंदर तमाम चीजें एक्सप्लेन की गई हैं, पूरा डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, अब हम सेकंड एग्जाम्पल करें। अच्छा, सेकंड एग्जाम्पल बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या है भाई? इंटरेस्टिंग। कैसे इंटरेस्टिंग है? देखिए, हमारे पास एटॉमिक नंबर है 3। एटॉमिक नंबर क्या है? 3। हमने क्या लिख दिया? 1 एस, ये एस आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है आजकल, 3, 1s3 लिख दिया हमने। अच्छा, 1s3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग है। वजह क्या है? एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एस में क्या आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब जरा गौर से सुनिएगा। अभी पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा? अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जो हमारे पास स्टेटमेंट थे वो दो थे। हमने एक स्टेटमेंट तो पढ़ लिया कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, एक कितना डिफरेंट होगा। वो हमने कौन सा बोला? स्पिन। अब जो दूसरा स्टेटमेंट है, वो एक एग्जाम्पल के बाद हम दोबारा जाएंगे बैक स्लाइड के ऊपर, समझ में आ जाएगा। देखें, करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 और 2s1, जबकि ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? वजह क्या है? अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन s में मौजूद हैं और तीनों का नाम दें E1, E2 और E3, और तीनों के लिए हम सारे क्वांटम नंबर की वैल्यूज निकालें। E1 के लिए भी 1 आएगा n, E2 के लिए भी n आएगा, E3 के लिए भी n1 आएगा। अजिमुथल और मैग्नेटिक पे 0 0 आएंगे। चलें, यहां तक तो क्लियर है, ये तो पिछली वाली एग्जाम्पल की तरह है। हाँ, स्पिन क्या होगा? पहले के लिए स्पिन होगी क्लॉक, दूसरे के लिए स्पिन क्या होगी? एंटी क्लॉक। ये दो बातें समझ में आती हैं हमारे, ये दो बातें हमारे समझ में आती हैं कि पहले के लिए स्पिन क्लॉक, दूसरे के लिए होगी एंटी क्लॉक। सारा मसला ये है तीसरे की स्पिन क्या होगी? क्वेश्चन मार्क लिखे में 3। तीसरे की स्पिन अगर क्लॉक हो गई तो वो ये फर्स्ट से मैच कर जाएगा, और तीसरे की स्पिन अगर एंटी क्लॉक हो गई तो वो सेकंड से मैच कर जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, अगर E3 की स्पिन E1 या E2 में से किसी की मैच हो गई तो पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फेल हो जाएगा। 4 क्वांटम। इसका मतलब क्या है? अब जरा गौर से सुनिएगा। किसी भी ऑर्बिटल में अगर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए तो पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फेल। इसका मतलब एन ऑर्बिटल कैन नॉट कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। ये कैसे? पिछली स्लाइड पे चलते हैं वापस। अब जरा आखिरी जो एक वो था स्टेटमेंट, जरा गौर से पढ़िएगा। एन ऑर्बिटल कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे। अगर 2 से ज्यादा आ गए तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का प्रिंसिपल फेल हो जाएगा? कौन सी वॉल्यूशन हो जाएगी? पॉलिश प्रिंसिपल की वॉल्यूशन हो जाएगी। तो यहां पर पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड
फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट समझ में आ गया सब लोगों को? जल्दी बताएं। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप बता दें जल्दी से, इनबॉक्स कर दें। चलें, जिसको प्रॉब्लम है वो भी बता दे भाई, बाकी सबने तो बता दिया यस सर, कोई मसला नहीं है, चलने दें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं मुझे कि समझ आ गया, बेहतरीन, अच्छा हो, बात है, समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछें, नहीं तो हम अभी सेकंड लॉ की तरफ मूव कर रहे हैं, ऑफ बॉक्स। फर्स्ट वाला क्लियर क्यों नहीं है? फर्स्ट वाला अली की तरफ सुनिएगा, ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन हो तो दोनों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, एक यकीनन डिफरेंट होगा। एक ही ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है तो और मूवमेंट है, एक की क्लॉकवाइज स्पिन है, अच्छा एक की स्पिन है क्लॉकवाइज और दूसरे की स्पिन है एंटी क्लॉकवाइज। अब आवाज सही आई आप लोगों को? हाँ, थोड़ा मुझे नेट का इश्यू लगता है क्योंकि अचानक बीच में आवाज रुक जाती है, लेकिन ना हमने दो जगह कनेक्ट किया हुआ है तो आवाज बिल्कुल सही आ रही है। मैंने भी यहाँ पर लैपटॉप में अलग कनेक्ट किया हुआ है और मोबाइल पे अलग कनेक्ट किया हुआ है, ताकि अगर मेरे पास कोई इशू होता है तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास तो कोई इशू भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि वहां पर जरा नेट कनेक्टिविटी का ना जूम में, जो आप लोग दूर बैठे हुए, जाहिर सी बात है, तो थोड़ी कनेक्टिविटी में इशू है। तो खैर, अलीफिया समझ में आया ये स्टेट है स्पिन, एक स्पिन पर। नहीं तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं, जरा इस स्लाइड को जरा गौर से देखें, गौर से पढ़ें। आप लोग के पास 1 मिनट है, फिर मैं डिफाइन करता हूँ, शाबाश, जल्दी से इस स्लाइड को जरा गौर से पढ़िएगा आप लोग। कहीं भी खड़े हो गए ना, कहीं भी खड़े हो हमारे पास
ठीक है भाई, अब हम पढ़ने आ रहे हैं ऑब्वोव प्रिंसिपल। तो ऑब्वोव प्रिंसिपल क्या है? ऑब्वोव का मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए ऑब्वोव ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ऑब्वोव एक जर्मन वर्ड है। ऑब्वोव क्या है? ऑब्वोव इज अ जर्मन वर्ड विच मीन्स बिल्डिंग अप और इंक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग अप। ऑब्वोव एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ऑब्वोव इज अ जर्मन वर्ड विच मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू ऑब्वोव प्रिंसिपल हम ये फर्ज करते हैं कि तमाम शेल सब शेल वेकेंट हैं और इलेक्ट्रॉन फिल होंगे विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। और ये इलेक्ट्रॉन के लिए इसने पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर का आपको चार्ट बना के दिया। इसके बाद जरा देखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले ऑर्बिटल कौन सा आएगा? 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d। तो ये सारे ऑर्बिटल्स आएंगे। अब ये सारे ऑर्बिटल्स का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर निकाला है वो कैसे निकाला है? देखिए ये चार्ट फॉर्मेशन हुई हुई है, ये आप लोगों ने इंटर की क्लासेस में अपनी नॉर्मल रेगुलर क्लास में बनाना सीखा होगा। जो ऑर्बिटल पहले कट डाउन होगा उसकी एनर्जी कम होगी, वो पहले फिल होगा, और जो ऑर्बिटल बाद में कट डाउन होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है, और वो बाद में फिल होगा। तो अभी स्टेटमेंट में कोई मसला किसी को? चले, स्टेटमेंट में कोई इशू नहीं है, सही, गुड है। तो सिंपल सी बात इसने की है। और अच्छा एक बात याद रखनी है, अभी जब ना हम ये करेंगे चैप्टर 3 में साइंटिस्ट वगैरह की स्लाइड्स लगाते हैं, तो इसमें याद रखिएगा कि ऑब्वोव प्रिंसिपल जो है, ऑब्वोव साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ऑब्वोव का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, बिल्डिंग अप। ये एक जर्मन वर्ड है, ठीक है। इसका स्टेटमेंट था कि जब भी ऑर्बिटल सबशेल शेल फिल होंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के लिहाज से होंगे। पहले वो शेल फिल होगा जिसकी एनर्जी कम होगी, फिर वो शेल होगा जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या दिया इसने? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। ठीक है। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते किस तरीके से हैं, तो ये आप लोग को आती होंगी, नहीं तो कोई मसला नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी मैंने वीडियो आप लोग को शेयर की है, वो देख लेंगे, बहुत ही आसान सी बात है। नेक्स्ट, n+l रूल। n+l रूल किसने दिया है? ब्रिस्क विजर्ड ने। मैं लिख देता हूं जरा चैट में। n+l रूल किसने दिया? ब्रिस्क विजर्ड ने, साइंटिस्ट का नाम है ये। n+l रूल असल में अगर देखा जाए तो n+l रूल इज द वेरिफिकेशन ऑफ ऑब्वोव। भाई ऑब्वोव ने लॉ पेश कर दिया, अब उसको वेरीफाई कौन करेगा? तो सिंपल एक साइंटिस्ट था, ब्रिस्विजर। इसने तमाम सबशेल के लिए n+l की वैल्यूज निकाली और इसने कहा कि भाई ऑब्वोव साहब ने ऑब्वोव जो प्रिंसिपल है बिल्कुल सही है, ठीक है। और ऑब्वोव प्रिंसिपल दिया था पॉलिस ने, तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। और ना इन्होंने n+l के लिए दो स्टेटमेंट दी। अब दो स्टेटमेंट क्या थे? अगर दो ऑर्बिटल की n+l की वैल्यू डिफरेंट आ जाए तो पहले वो ऑर्बिटल फिल होगा जिसकी n+l की वैल्यू कम है, ठीक है। दूसरा, अगर दो ऑर्बिटल्स की n+l की वैल्यू सेम आ जाए तो वो ऑर्बिटल फिल होगा जिसकी n की वैल्यू कम है। तो यहाँ पर दो चीजें थी। If two orbitals have different values of n+l, then the orbital which has least value of n+l will fill first. Second क्या है? If two orbitals have same values of n+l, then the orbital which has least value of n will fill first. इस स्टेटमेंट में किसी को कोई मसला है? स्टेटमेंट में कोई मसला है तो मुझसे सवाल कर लें, नहीं तो मैं
इसकी एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। स्टेटमेंट समझने में कोई मसला है किसी को? जल्दी से आप लोग फौरन इनबॉक्स क्या कीजिए। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट तो प्लीज चैट में कुछ लिख दें, ठीक है। सही। तो अब हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि भाई n प्लस n रूल किस तरह वेरीफाई कर रहा है, जरा गौर से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, तीन एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 पे गौर करें जल्दी से। देखिए 3s3 की दो ऑर्बिटल है, दोनों की n प्लस l की वैल्यू निकाली। n क्या है कोफिशिएंट, दोनों के लिए n3। हमें अब याद होना चाहिए s p d f के लिए अजिमुथल फिक्स होता है कितना, 0 1 2 3। s के लिए l0, p के लिए l1, दोनों को ऐड करें। 3s के लिए n प्लस 1 आता है 3 और 3p के लिए n प्लस l आता है 4। अकॉर्डिंग टू n प्लस l, जिस ऑर्बिटल की n प्लस l की वैल्यू कम होगी वो पहले फिल होगा। 3 आ गया पहले फिल होगा, तो पहले 3s है बाद में 3p है, यही ऑफ कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब सेकंड एग्जांपल समझ लें, तीनों एग्जांपल समझाता हूं मैं, फिर कोई मसला है सवाल कीजिएगा आप लोग। सेकंड एग्जांपल में 4s 3d, भाई पहले 4s आ रहा है बाद में 3d आ रहा है, पहले 3d आना चाहिए, तो कोई मसला नहीं है, आप n प्लस l की वैल्यू निकाल दें। 4s के लिए n 4 है और 3d के लिए n 3 है, जबकि l की वैल्यू s के लिए 0 होती है और d की वैल्यू l के लिए 2 होती है। जब दोनों को ऐड किया गया तो 4s के लिए n प्लस l आया 4 और 3d के लिए n प्लस l आया 5। तो पहले अकॉर्डिंग टू n प्लस l रूल पहले 4s आएगा देन बाद में 3d। इसी तरह थर्ड एग्जांपल देखें, थर्ड एग्जांपल में 4d और 4f लिखा हुआ है, तो दोनों के लिए n कितना है 4 4, जबकि d के लिए अजिमुथल 2 है और f के लिए अजिमुथल 3, दोनों को ऐड कर लिया 6 और 7। तो 4d पहले फिल होगा और 4f बाद में फिल होगा। देखिए मल्टीपल चॉइस बन रहे हैं, आपको सिंपल कहा जाएगा एक ऑर्बिटल है उसकी n प्लस l की वैल्यू निकालो, इसी तरीके से निकालेंगे। अब अगर इन एग्जाम्पल में कोई भी प्रॉब्लम है तो जल्दी देखें, आप लोग के पास 1 मिनट है, शाबाश जल्दी से 1 मिनट है आप लोग के पास। एग्जाम्पल में कोई मसला है तो जल्दी से देख लें, या तकरीबन 1 मिनट के बाद मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ। जल्दी क्वेश्चन करें मुझसे फौरन। अच्छा ये बताएं ना कौन से एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल में सिंपल ये है कि वो तमाम ऑर्बिटल जिनकी n प्लस l की वैल्यू कम होंगी वो पहले फिल होंगे। ये तीनों एग्जाम्पल में n प्लस l की वैल्यू 3s 3p में 3s की कम थी, 3 पहले आएगा 3s बाद में 3। लास्ट में देखें, देखो 4d 4f तो इंतहाई आसान सा है ना भाई, मसला सारा ये है कि हमें अजिमुथल याद होना चाहिए। SPDF 0 1 2 3, 4d के लिए n प्लस l आ रहा है 6 और 4f के लिए n प्लस l आ रहा है 7, ठीक है। तो जब दोनों की वैल्यूज निकाली हमने तो कम किसकी आई 6 4d की, तो 4d पहले आएगा और 4f बाद में आएगा। आपसे पूछा जाएगा ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन सा है, आप बोलेंगे 4f, क्योंकि 4f की n प्लस l की वैल्यू 7 है। और आपसे कहा जाएगा कम एनर्जी वाला कौन सा है, तो वो कौन सा है 4d, ठीक है। अभी जरा इसकी एक एग्जांपल और है 4 और 5, जल्दी से जरा 4 और 5 आप लोग देखें तो आप लोगों को समझ में आएगा। अगर दो ऑर्बिटल की n प्लस l की वैल्यू सेम होती है तो कौन सा पहले फिल होगा, जिसकी n की वैल्यू कम है। जल्दी से एग्जाम्पल देखें अब ये।
जी स्टूडेंट, कोई सवाल है आप लोगों का तो मुझसे पूछ सकते हैं अभी। चलिए भाई, अच्छा मैं एग्जाम चले भाई, ठीक है सही। अब देखिए मैं समझाता हूँ यहाँ पर। देखिए अकॉर्डिंग टू n+l रूल, अगर दो ऑर्बिटल की n+l की वैल्यू डिफरेंट है तो वो ऑर्बिटल जिसकी n+l की वैल्यू कम होगी वो पहले फिल होगा, और जिसकी n+l की वैल्यू ज्यादा होगी वो बाद में फिल होगा। इससे पहले जो 3 एग्जांपल्स की वो यही थी, ठीक है। अब जो हमने किए 4 और 5 वो किसके लिए, दोनों ऑर्बिटल्स के लिए n+l की वैल्यू सेम आ गई। 2p3s के लिए n+l 3, 3s के लिए भी 3। अब पहले फिल कौन सा होगा, जिसकी n की वैल्यू लीस्ट है। 2p3s में, एग्जाम्पल नंबर 4 में 2p3s के अंदर लीस्ट वैल्यू किसकी है, लीस्ट वैल्यू है 2p की, तो पहले 2p आएगा बाद में 3s आएगा। यही ऑफ बता रहा था, बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल नंबर 5 में 5p एंड 4d, 5p और 4d में n+l की वैल्यू दोनों की सेम। इसका मतलब पहले कौन सा फिल होगा, पहले आएगा 4d। वजह क्या है, 4d की n+l की वैल्यू क्या है, कम। तो जिस ऑर्बिटल की n+l की वैल्यू, अगर दो ऑर्बिटल की n+l की वैल्यूज क्या होंगी, सेम, तो जिस ऑर्बिटल की n की वैल्यू कम होगी वो पहले फिल होगा। ये 2 एग्जाम्पल समझ में आई आप लोगों के, कोई सवाल इसमें? नो सर। जी जी सवाल करें भाई, अगर किसी को कोई मसला है तो मुझसे सवाल कर ले। ये हमने कंप्लीटली एंड कर दिया n+l। जल्दी से अब आगे बढ़ने जा रहे हैं हम लोग। किसी का कोई सवाल, कोई क्यूरी, कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो आप लोगों के? फिफ्थ एग्जाम्पल में, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल 4d पहले आएगा, ये तो लिखा है 4d विल बी फिल्ड प्रियर टू 5p ऑर्बिटल। 4d पहले फिल होगा और 4d की एनर्जी कम होगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बजाना आपने। और किसी का सवाल कोई? और नौरीन आजम बिल्कुल सही था। देखिए बिल्कुल सही समझ रहे ना आप लोग। और कोई और क्वेश्चन बताएं, नहीं तो हम आगे मूव करते हैं जल्दी से।
कोई और सवाल है किसी का? हम आगे मूव कर सकते हैं, आगे चले हम लोग। अगर कोई परेशानी नहीं है तो ठीक है, हम आगे मूव करते हैं। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल असल में बताता है, देखिए इससे पहले जितनी भी हम लोगों ने ना अभी ऑब्वियस पढ़ा और क्या पढ़ा हम लोगों ने, n+n, ये बताता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शेल के हवाले से। इनका ताल्लुक, अच्छा नमाज का टाइम हो गया, बस अजान होने दें तो फिर हम लोग नमाज भी पढ़ते हैं। तो ऐसा करते हैं ना, ये लास्ट रूल है, ये लास्ट करके खत्म कर देते हैं। सही है भाई, ये लास्ट रूल करके मीटिंग को एंड कर दें। बस ये लास्ट रूल है, पर लास्ट रूल पढ़ते हैं। और ये तमाम ना जितनी भी मेरे पास स्लाइड्स हैं, तो ये इसकी वीडियोस भी बनी हुई है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, जिसने शुरू का मिस किया है कोई मसला नहीं है, वो वीडियो में पूरा देख लेगा। बस लास्ट स्लाइड है ये, जल्दी से आप लोग के पास 30 सेकंड है, एक बार पढ़ें जरा ये, एक बार पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। शाबाश, जल्दी से 30 सेकंड है, आप लोग 30 सेकंड में जल्दी से इसको पढ़ लें। एक मिनट है आप लोग के पास, इतनी देर में अजान भी हो जाएगी। जस्ट ये पूरा एक बार सही से रीड कर लें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम लोग अपनी क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, जी भाई बोले, किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल? बिस्मा, बिस्मा ने सवाल सर बोला था। चलें अब जल्दी से जरा इसको समझते हैं, ठीक है, फिर हम ये क्लास ऑफ करते हैं। देखिए हुंड्स रूल क्या कहता है, हुंड्स रूल ये कहता है, अदानों की आवाज आ रही है, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान सी बात, एक घर में 3 भाई हैं, एक घर में 3 बहनें हैं, ठीक है। और घर में ना फर्स्ट फ्लोर पे 3 रूम बने हुए, और 3 रूम में रेनोवेशन सेम है, तमाम
चीजें भी सेम है, लैपटॉप भी सेम रखे हुए हैं, अलमारी भी सेम है, डेकोरेशन भी सेम है, तो तीनों अलग अलग रहना पसंद करेंगी। हाँ यकीनन खेले कूदेंगे साथ, बातें घात करेंगे, लेकिन तीनों भाई अपनी प्राइवेसी अलग रखेंगे। ठीक है, तीनों के मोबाइल अलग होंगे, तीनों के लैपटॉप अलग चाहिए, चीजें हैं। अगर नहीं तो वो अलग बात है, ठीक है, फिर दो एक साथ ही करना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ कि हर कोई अपनी प्राइवेसी चाहता है। इसी तरह जब दो इलेक्ट्रॉन किसी सबशेल में आते हैं और सबशेल में डी जेनरेटेड ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों, जिस तरह पी के अंदर 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी जेनरेटेड ऑर्बिटल्स किसे कहते हैं? ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। तो हर इलेक्ट्रॉन ये चाहता है कि वो अलग अलग ऑर्बिटल में जाए और सेम स्पिन। ये समझ में आया मैंने क्या समझाया अभी? जल्दी से, ये जो आप लोगों को समझाया अभी समझ में आ गया? अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो ऑर्बिटल में जाना चाह रहे हैं, तो ऑर्बिटल में अगर अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, इसकी एग्जाम्पल मेरे पास बहुत अच्छी मैंने लिखी हुई है, तो वो मैं शेयर कर देता हूँ, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा आप लोग को। चलिए मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, अब समझ में आ जाएगा आप लोगों के कि चल क्या रहा है। ठीक है, अब जरा गौर से देखिएगा। अब जरा गौर से देखिएगा, देखें क्या लिखा हुआ है कि हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के मुताबिक पी में 3 ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं। पी में कितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं? 3 डी जेनरेटेड ऑर्बिटल्स। डी जेनरेटेड किसे कहते हैं? ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। डी जनरेट किसे कहते हैं? ऑर्बिटल सेम एनर्जी। पी में 3 है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट सबशेल में आ रहा है और उसमें डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग रहना पसंद करेगा विद सेम स्पिन। क्या मतलब? देखें जरा गौर से, जरा गौर से देखिएगा। सिर्फ पहला पार्ट, P3 वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं P3 वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बात किस चीज की कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर, इसका सेक्स है नो, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर हमारे पास एन्यू ऑप्शन, वेयर इज एन्यू, यस। अब मैं सिर्फ इतने हिस्से की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इतने हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन आ गया क्लॉक, पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉक, दूसरा क्लॉक, तीसरा क्लॉक। तो तीनों ने अलग अलग रहना पसंद किया, ये सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब सेकंड में देखें, P3 3 इलेक्ट्रॉन है, PX में एक एंटी क्लॉक आ गया, PY में एंटी क्लॉक आ गया और PZ में भी एंटी क्लॉक आ गया। इसका मतलब ये भी सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्लॉक एंटी क्लॉक दोनों आ सकते हैं, लेकिन थर्ड देखें, थर्ड में क्या हुआ? PX क्लॉक आया, PY क्लॉक आया, PZ एंटी क्लॉक। ये रॉन्ग है। सेम स्पिन का कहा है इसने। किसका कहा है इसने? सेम स्पिन। सबकी सेम स्पिन होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर गौर से हम देखें तो P4 आ गया। अब हम कर रहे हैं सेकंड एग्जांपल, P4। P3 समझ में आ गया आप लोग? जल्दी बताएं भाई, P3 समझ में आ गया? जल्दी रिप्लाई किया करें आप लोग। P3 समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है, P3 समझ में आ गया। अब P4 देखें, अगर P में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है,
तो पहला आएगा px में, दूसरा आएगा py में, तीसरा आएगा pz में क्लॉक। अब चौथे इलेक्ट्रॉन की मर्जी है, या तो वो आए px में, चौथे इलेक्ट्रॉन की मर्जी है या तो वो आए px में, या तो वो आए py में, या तो वो जाए pz में। तो ये तीनों सही है, ये तीनों क्या है, सही है। सबसे आखिरी मैंने क्या लिखा हुआ, रॉन्ग। देखिए पहला इलेक्ट्रॉन गया क्लॉकवाइज px में, दूसरा भी क्लॉकवाइज py में, तीसरा भी क्लॉकवाइज pz में, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन जो px में गया है वो भी क्लॉकवाइज चला गया। इसका मतलब रॉन्ग। जब पेयरिंग होगी तो एक क्लॉक होगा, दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉक। ठीक है, तो एक कैसा होगा, क्लॉक, दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉक। तो बहुत आसान सा इसका स्टेटमेंट था कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे शेल में अकोमोडेट करेगा, किसी ऐसे सब शेल में अकोमोडेट करेगा जिसमें डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो, तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग रहना पसंद करेंगे विद अपोजिट स्पिन, सॉरी विद सेम स्पिन। और जब पेयरिंग करेंगे तो अपोजिट स्पिन होगी। जब पेयरिंग करेंगे तो स्पिन कैसी होगी, अपोजिट। बताएं जल्दी से, हुन्स रूल तक क्लियर है आप लोगों को? हुन्स रूल तक क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई भी सवाल, किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई भी मसला तो पूछ लें। ठीक है, फिर हम लोग अभी नेक्स्ट वीक में रखेंगे क्लास, जाहिर सी बात है, लेकिन इससे पहले नेक्स्ट वीक का मतलब ये नहीं है कि बीच में कुछ करना ही नहीं है। अरे भाई अभी मैं आप लोगों को वीडियो सेंड करूंगा अभी तरह, ठीक है, तो यहाँ तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक की वीडियो सेंड कर दूंगा मैं, वो यकीनन देखेंगे आप लोग, पूरा क्लियर होना चाहिए आपको। और एक बात और, चैप्टर नंबर 5 आप लोगों को मैं कंप्लीटली वीडियो सेंड कर दूंगा। पहले मैंने 1 2 3 एक चीज सेंड की, तमाम डेफिनेशंस हैं उसके अंदर। दूसरी वीडियो में W P डेल्टा V। तीसरी वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद मैं आप लोगों को सेंड करूंगा हीट ऑफ फॉर्मेशन का न्यूमेरिकल, लेंदी जो होते हैं, ठीक, काफी लेंदी हैं, काफी बड़े न्यूमेरिकल्स हैं वो, जो हमारे किस में आते हैं। अच्छा मैं बाकी अलिफी का बात का जवाब दे रहा हूँ अभी, जरा ये समझा के। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल जो हमारे फाइनल फर्स्ट ईयर में आते थे वो पता होना चाहिए, उसकी वीडियो सेंड कर दूंगा। और उसके बाद मैं आप लोगों को शॉर्टकट टेक्निक सेंड करूंगा जो खास तौर पर एप्टीट्यूड टेस्ट केमिस्ट्री में पूछी जाती है। तो बराए मेहरबानी इस वीक में चैप्टर 5 की 5-6 वीडियोस आएंगी, 3 4 5 वीडियो से अच्छी वीडियोस होंगी, वो लाजमी देखिएगा आप लोग, ठीक है। हाँ, अब एक सवाल है अलीफिया का, सर ऑर्बिटल्स हैविंग सेम स्पिन इज कॉल्ड रिंग। Orbitals have same energy. Orbitals have same energy are called degenerated orbitals. वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है वो कहलाते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। px py pz ये p के डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं। d में 5 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, dxy dyz dxz dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर। और f में 7 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं। यहां तक और किसी का कोई सवाल, किसी भी हवाले से, प्रिपरेशन के हवाले से कोई मसला हो रहा है, उसको समझने के हवाले से कोई भी सवाल है, जल्दी से कर लें भाई। छह स्टूडेंट हैं, मेरे ख्याल में 2 चले गए, लाइट चली गई, कोई मसला है, चले खैर। कोई सवाल किसी का? दूसरा, तो हम यहाँ पर आज मीटिंग एंड करते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं तो हम मीटिंग एंड कर देते हैं यहाँ पर फिर। लेकिन कोई भी इशू अगर है ना तो साफ साफ बोल दिया करें, ताकि देखें मसले आप लोगों के हैं, मसले मुझे सॉल्व करने, तो देखें जब तक आप बोलेंगे नहीं तो मसले सॉल्व इस तरीके से। तो कोई डरने वरने की, कोई शर्माने की कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, छोटा छोटा सवाल है, ठीक है। सीखने के लिए आए, जब सीखने के लिए आए तो कुछ भी सवाल हो सकता है, आसान सवाल भी हो सकता है। अगर सब कुछ आता होता तो आप लोग पढ़ा रहे होते मेरी जगह पर, ठीक है। तो अगर सवाल आप लोगों का है तो हम फिर जवाब दे देते हैं, अदरवाइज मैं 1 मिनट में फिर ये डिसकंटिन्यू करूंगा। और आप लोगों से गुजारिश है, फिर कर रहा हूँ, देखिए वीडियोस वगैरह देख लें। अभी मैंने बड़े बड़े टेस्ट असाइनमेंट नहीं दिए आप लोगों को, मैं इस वजह से चाह रहा हूँ कि आप लोग ना तमाम पहले चीजें ना थोड़ा बेसिक तमाम चीजें क्लियर हो जाएं, ताकि आप लोगों को दिमाग थोड़ा तेज चलना स्टार्ट हो। जैसे तेज चलेगा हम उसमें टेस्ट असाइनमेंट डाल देंगे, थ्योरी डाल देंगे, और फिर आप वो तेज तेज लेके भागिए।
कोई प्रॉब्लम और किसी को भाई, किसी का कोई सवाल जल्दी से, हम 30 सेकंड में मीटिंग एंड कर रहे हैं फिर। और किसी का कोई भी सवाल हुआ करे तो वो व्हाट्सएप पे कर दिया करे, ग्रुप पे मैसेज कर दिया करे, इंशाल्लाह उसका आंसर जैसे ही पढ़ेंगे हम मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का, तो भाई फिर इंशाल्लाह हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई पे कंटिन्यू करें, पढ़ाई कंसंट्रेट करें पढ़ाई के ऊपर। चलें, जवाब अल्लाह हाफिज।